हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज फिर से हम क्लास 12th के लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसके अगले वीडियो की सीरीज को लेकर आपके बीच आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि बोर्ड पे बहुत सारा वर्क किया गया है। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्या है? क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी एक आरबीआई का फंक्शन होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा, आप जानते भी होंगे कि आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन होता है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो अब आरबीआई जो क्रेडिट कंट्रोल करती है वो कितने तरीके से करती है? तो देखिए, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे बचपने में, जो हमारे गार्जियंस होते थे, हमारे जो पेरेंट्स होते थे या हमारे जो लोकल गार्जियंस होते थे, वो लोग हमें कोई भी चीज समझाना उनको अगर होता था तो वो दो तीन हथकंडा अपनाते थे, एक डायरेक्ट पनिश करके और एक इनडायरेक्ट बिना पनिश किए हुए। तो आरबीआई का भी वही सिस्टम है, कुछ फॉर्मेलिटीज के थ्रू ये कुछ क्वांटिटेटिव पॉलिसी भी अपनाती है, कुछ ऐसे हथकंडे अपनाती है जो क्वांटिटेटिव है, और कुछ ऐसे हथकंडे भी हैं जो क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, आप इस दोनों वर्ड से भली भांति अवगत होंगे, जैसा मैं मानकर चलता हूं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, दिखता है और होता भी है। क्वालिटेटिव जो ज्यादा आपको फील नहीं होगा बट चेंज अपने आप सडन उसमें आ जाता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों वर्ड अलग अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो पहले हम बात करेंगे वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आरबीआई ऐसे कौन से क्वांटिटेटिव हथकंडे अपनाती है जिससे कि क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है? What are the methods? What are the quantitative instruments? What are the facts? Yeah, what are the ways by which the RBI controls the credit from the circulation? ठीक है, आप सर्कुलेशन से क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो काम करती है, आपको पता है कि आरबीआई इज द बैंक ऑफ बैंक्स, है ना, बैंकों का बैंक है। तो सिंपल सी बात है, इसके पास वो सारा अधिकार होता है कि वो बैंकों को कैसे रेगुलेट करेगी, कैसे ऑपरेट करेगी, वो सारी चीजें आरबीआई के पास में इंस्ट्रूमेंट के तौर पे होती है, अधिकार के तौर पे होती है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहला, बैंक रेट। आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट्स बैंकों का बढ़ा देती है। आप देखते होंगे आए दिन पेपर में 6 महीना 4 महीना पे एक बार छपता जरूर होगा कि इंटरेस्ट रेट ये हो गया है, बैंकों के कर्ज में रेट ये है, ये ऐसे है, वैसे है, घटा है या बढ़ा, ये सारी चीजें आपको देता है, पेपर वगैरह में भी रहता है। तो आप ऑलरेडी जानते होंगे इस चीज को भली भांति, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने से और घटा देने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर हमको लोन लेना है, सोच के देखिए थोड़ा देर, हमको लोन लेना है, 10 लाख रुपए हमको लोन लेना है और अभी इंटरेस्ट रेट है 10%। ठीक है, तो हमको पता है कि 1 लाख हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सालाना। तो हम वो लोन लेने के लिए अगर तैयार हैं, और हमारे जैसे हजारों लाखों लोग उस लोन को लेने के लिए बैंक से तैयार हैं, अगर उसी जगह पे, उसी सिचुएशन में आरबीआई कहती है कि नहीं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% करेंगे, तो 10% पे जिन लोगों ने सोचा होगा, वो लोग तो 10% पर अब इंटरेस्ट 12% पे के रेट पे, इंटरेस्ट पे वो लोन नहीं लेंगे। तो मार्केट में कुछ लोग जो है वो लोन का सर्कुलेशन रुक जाएगा। बैंक जब रेट हाई कर देती है तो सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंस जो है वो रुक जाता है, कम हो जाता है। देखिए, राइज इन मार्केट रेट, राइज इन कॉस्ट कंट्रोल, रेट अगर बढ़ जाता है तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है। फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, उधार लेने के लिए डिमांड कम हो जाता है। अब आप सोच के देखिए ना, सिंपल सी बात है, आप किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो आप सोचते हैं ना कि थोड़ा दिन रुक जाते हैं, कमेगा रेट तो खरीदेंगे। जैसे गोल्ड का ही सिस्टम वही है, तो वही चीज होता है, और सोचते सोचते वो चीज और उसका रेट बढ़ जाता है। फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई में वृद्धि, मतलब कि आप मनी सप्लाई में कमी। फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, पैसे की सप्लाई जो मार्केट में होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, महंगाई पे कंट्रोल हो पाता है। ये आरबीआई का एक हथकंडा नंबर 1 है। ये बैंक रेट बहुत बड़ा चीज है, अगर ये फॉल हो जाता है, 10% है और लोन लोग ले नहीं रहे हैं, तो आरबीआई इसको 8% कर देगी। तो जो लोग लोन नहीं लेना भी चाहते हैं वो लोग भी लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे और अपने अपने रुके हुए काम को करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका दूसरा, उसी में बैंक रेट में ही फॉल अगर हो जाता है बैंक रेट, तो कॉस्ट कंट्रोल भी कम हो जाता है। राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट के लिए डिमांड बढ़ जाता है। 10 लोग पहले लोन के लिए एप्लीकेशन किए हुए थे, तब 12 लोग करेंगे, 15 लोग करेंगे। तो मतलब क्रेडिट यानी उधार लेने के लिए लोगों का डिमांड बढ़ने लगता है। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन है इसके पास, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मार्केट में सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, ठीक है।
आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर देती है। अब मार्केट में सेल कर दीजिएगा तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे उसको, और पैसा लोगों का कहां चला आता है, बैंकों के पास चला आता है। इस तरीके से भी इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाता है। अब हमारे पास पैसा रहेगा ही नहीं। सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलिए। मान लीजिए कि हम मार्केट में आम का समय है, ठीक है, 100 रुपए किलो आम मिल रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। हमको बोला, हमने पूछा भैया आम कैसे है, बोला कि आम 100 रुपए किलो है। मेरे पास बहुत पैसा था, मेरे पास मार्केट में सर्कुलेशन में पैसा है, तो हम भी कमा रहे थे, अगला भी कमा रहा था, अगला भी कमा रहा था, तो पैसा बहुत है। तो हमने क्या किया कि हम बोले भैया 4 किलो दे दीजिए, ठीक है। 400 रुपए निकाल के उसको दिया, उसने मुझे 4 किलो आम दिया। अब वो सोचेगा कि 100 रुपए बोले सर, 1 रुपया कम नहीं कराए, चुपचाप जो है वो 100 रुपए का 4 किलो, 100 रुपए किलो से 4 किलो लेके चले गए, 400 रुपया देके। फिर अगला कोई आएगा, अब क्या होगा, उसको बोलेगा 120 रुपए किलो, वो बोलेगा ठीक है, उसके पास ही पैसा है, उसको बोलेगा कि आप एक काम करिए ना भैया, 5 किलो आप दे दीजिए, 600 रुपया वो भी दिया, आम वाला को फायदा हो गया। क्योंकि मार्केट में सर्कुलेशन होने से चीजों का रेट बढ़, कैसे देखिए 100 से सीधे 120 रुपए आम हो गया। जब मार्केट में फिनांस सर्कुलेट करता है ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और आरबीआई को इस पे कंट्रोल करना होता है, वो बैंकों के थ्रू वो चीज करवाती है। तो अगर मार्केट में ऑलरेडी बाकी चीजें हैं, अब इसी एग्जांपल को अपोजिट करके चलते हैं। 100 रुपए हमको आम बोला, मेरे जेब में 300 रुपए ही है, और हमको 4 किलो चाहिए, हम बोले 75 रुपए दीजिएगा, बोला कि नहीं सर नहीं देंगे। लेटेस्ट मतलब मैक्सिमम हम बोले उसको कि 80 रुपए दे पाइएगा तो दे दीजिए, हमको उससे ज्यादा देने का कैपेसिटी नहीं है। वो बोला नहीं देंगे, चले गए। दूसरा आदमी आया, उसको वो 100 रुपए बोला, वो बोला कि हमारे पास भी पैसा नहीं है। तो अंत में झक मार करके उसको 80 रुपए या 85 रुपए या 90 रुपए देगा, क्योंकि उसको बेचना है आम को। समझ रहे बात को। तो जब फाइनेंस का मार्केट में सर्कुलेशन कम होता है तो डिफ्लेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है। ठीक है, इस बात को बहुत आसान से समझाने का कोशिश की है। आम एक कमोडिटी है, ऐसे आप बाकी कमोडिटीज के ऊपर भी रख करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, अब आते हैं मान लीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशन पे। तो अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई जो है ना, मार्केट में सारे सिक्योरिटीज को सेल कर देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू करती है। अब मान लीजिए कि हम कोई सामान सेल करना चाहें और लोगों को खरीदना है, तो लोग अपना पास जो पैसा होगा वो हमको देगा, सामान वाले लेगा। तो लोगों के पास जो है वो सर्कुलेट करने के लिए फाइनेंस कम जाएगा, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब दूसरा चीज है, आरबीआई अगर परचेज करती है उसी सिक्योरिटीज को, आरबीआई जब परचेज करती है तो मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है, कोई सामान है, वो सिक्योरिटीज के तौर पर मान लीजिए, उस सिक्योरिटीज को आरबीआई खरीद लेगी, तो आपसे वो सामान ले लेगी, पैसा आपको दे देगी। तो जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप मार्केट में उसको खर्च कर पाएंगे, तो वहां पे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। देख लीजिए, समझ गए, ये मुद्दा है, समझना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अच्छी चीज है। सीआरआर तीसरा पॉइंट है, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई कहती है कि आपका जितना भी आपके पास डिपॉजिट है, जितने भी सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सब के पास जितना भी डिपॉजिट है, उस सब डिपॉजिट का हमको आप एक हिस्सा मेरे पास जमा कीजिए। 20%, 10%, 15%, एक फिक्स होता है, वो एक सर्टेन जो हमेशा सालों भर, 4 साल, 5 साल, 10 साल एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। तो सीआरआर जो है उसमें अगर आरबीआई बढ़ावा करती है उसके रेट में, तो मार्केट में मनी सप्लाई रुक जाता है। मान लीजिए कि एक बैंक के पास में 1000 करोड़ रुपया है, ठीक है, एसबीआई के पास में 1000 करोड़ रुपया है। 1000 करोड़ में आरबीआई ने कहा कि 20% हमारे पास जमा करिए। तो 20% अगर आरबीआई के पास जमा कर देंगे तो अब बैंकों के पास 800 करोड़ ही बच गया। अब 800 करोड़ रुपया में ही लोन दे पाएगी वो, उसके आगे एसएलआर होता है, बताएंगे वो भी, अभी आएंगे उसके ऊपर भी। तो आरबीआई जो है वो अगर राइज कर देती है उसको 20% ना करके 25% कर देगी, तो 250 करोड़ आपका वो रख लेगी, 750 करोड़ ही आपको मार्केट में लोन ऑफर करने के लिए है। इसलिए इन्फ्लेशन वहां पे कंट्रोल हो जाता है। तो लोन बैंक कम जो है वो लोगों को ऑफर करती है, और जब लोगों के पास फंड नहीं होगा तो खर्च क्या करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो महंगाई कहां से आएगी, ये मुद्दा है। ठीक है, अगला मुद्दा है सीआरआर फॉल। अगर सीआरआर में कमी कर देती है, 20% पहले आरबीआई रखती थी अपने पास, अब 20% ना रख के 15% रख रही है। तो 20% अगर आरबीआई अपने पास में फंड रखती है क्रिएट करके, तो 1000 करोड़ का 20% यानी 200 करोड़, अब उसको वो 150 करोड़ कर देती है, 15% अपने पास रखती है, तो 50 करोड़ बैंकों के पास और मिल जाता है ऑफर करने के लिए लोगों को। ठीक है, ये होता है सीआरआर में कमी होने से मार्केट का डिफ्लेशन कम होता है। समझ रहे बात। आपके आस पड़ोस में जितने भी सारे घर बने हुए हैं, मोहल्ले में जितनी भी सारी गाड़ियां हैं, वो सब फिनेंस पे है। आप समझ के चलिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है शहर में, मैक्सिमम लोग
जमीन खरीद लेते हैं, उस पे गवर्नमेंट से, बैंक से लोन कराते हैं। होम लोन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, व्हीकल लोन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वो सारी चीजें जो है वो लोन पे है। वो अगर आज कंट्रोल कर दिया जाए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में धड़ाम से गिरावट आएगी। कितने लोग अपना सेविंग से घर बना लेंगे भैया? 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के कितने लोग घर बना लेंगे? कितने लोग के पास व्हाइट सेविंग पड़ा हुआ है उतना? ठीक है, इस सब जो है एक तरह से समझिए कि वो बैंकों की मेहरबानी है। वो मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं, इसको बायस लेने की जरूरत नहीं है और ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोन चल रहा होता है लोगों का। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि हमारे पास तुम 20% सीआरआर जमा करो, अपने पास भी 10-15% एसएलआर रखो, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, कि अगर तुमको जरूरत पड़ेगा पैसा का तो तुम अपने पास लिक्विडिटी बना के रखो 10-15%। मान लीजिए कि अब 1,000 करोड़ है, उसमें 20% आरबीआई रख लिया है, 200 करोड़ रख लिया, और 150 करोड़ हमको अपने पास रखने के लिए बोल दिया, तो 350 करोड़ तो हमारा स्टॉक हो गया। स्टक जिसको बोलते हैं, स्टॉक नहीं, स्टक पड़ गया। अब वो कैश तो हम नहीं किसी को दे सकते हैं, तो हमारे पास मार्केट में ऑफर करने के लिए कितना पैसा पड़ा रहेगा? 650 करोड़। 650 करोड़ ही सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 5% आरबीआई सीआरआर को बढ़ा दे, 25 कर दे, समझिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए कि 1,000 करोड़ आरबीआई के पास में, सॉरी बैंकों के पास में डिपॉजिट है, एक बैंक का मान लीजिए। अब बैंक कहती है, आरबीआई कहती है कि 20% सीआरआर जमा करो, मेरे पास 200 करोड़ हो गया। और एसएलआर कहती है कि तुम अपने पास रखो 15%, तो 150 करोड़ ये हो गया। तो 350 करोड़ तो हमारा आरबीआई या हमारे अपने होम ब्रांच के पास में पड़ा रह गया कैश। अब हम कितना मार्केट में लोन ऑफर कर सकते हैं? 650 करोड़। अब इससे काम नहीं चल रहा था मार्केट का, तो आरबीआई क्या करेगी? इसको घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। घटा देगी तो लोन मार्केट में मान लोगों को अवेलेबिलिटी हो जाएगी, लोन की क्रेडिट बहुत बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो डिफ्लेशन कम जाएगा। और अगर इसको मतलब बढ़ा देती है, मान ली 20% से 25% कर देती है, तो 250 करोड़ वो रख लेगी। अब 15 से 20% कर देती है एसएलआर, जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, तो वो 50 करोड़ इधर बढ़ जाएगा, तो 250 करोड़ प्लस 200 करोड़ 450 करोड़ स्टॉक हो जाएगा। तब 550 करोड़ ही हम मार्केट में सर्कुलेट कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, नेक्स्ट एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया। अब रेपो क्या होता है? रेपो, आरबीआई जो होती है वो बैंकों से फंड्स लेती है। बैंकों को जो है वो फंड देती है एज अ लोन, जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक को, कोई कमर्शियल बैंक को फंड चाहिए, तो आरबीआई से ले लेती है। ठीक है, तो उस फ्लो ऑफ मनी के अगेंस्ट में आरबीआई कुछ चार्ज करती है, जिसको रेपो रेट कहते हैं। एक परसेंटेज होता है, 5%, 6%, इसी के आसपास होता है। तो बैंकों को आरबीआई जब लोन ऑफर करती है या किसी तरीके से कोई एडवांस करती है, तो उस पे आरबीआई जो है वो एक पर्टिकुलर 5.5% मान लेते हैं, 5.5% का रेपो चार्ज करती है। मान लीजिए कि एसबीआई को 1,000 करोड़ देना है, 1,000 करोड़ देंगे तो उस पर 5.5% के आसपास हम रेपो रेट चार्ज करेंगे। अब वही चीज जब आरबीआई लोन लेती है वापस, तो उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। उस कंडीशन में रिवर्स रेपो के नाम से उसको जानेंगे। रिवर्स रेपो आप जानते होंगे, रेपो रेट के आसपास ही ये भी रहता है, लेकिन समझे? तो आरबीआई जब लोन बैंकों को देती है, जब आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देती है, कमर्शियल बैंकों को, तो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, इसको रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट में वृद्धि होने से मनी सप्लाई कम जाती है, रेपो रेट में कमी होने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मनी सप्लाई से सीधा समझिएगा, मनी सप्लाई अगर घट गया तो आपका मनी सप्लाई अगर घट गया तो समझिए कि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, और मनी सप्लाई अगर बढ़ गया, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन अगर बढ़ गया, तो समझिए कि डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। सिंपल सी बात है। नदी में पानी कभी सूख भी जाती है, कभी बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है, और कभी कभी एक लेवल में पानी बहती है। तो लेवल में पानी का बहना ज्यादा अच्छा है, वो नेचर के अगेंस्ट नहीं है, नेचर के साथ साथ चलता है। लेकिन नदी से पानी सूख जाना, ये भी अगेंस्ट द नेचर होता है। और नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाना, बाढ़ आ जाना, अगर कोई गांव में फैल जाना, ये आपका
और भी खतरनाक चीज होता है। तो ऑलवेज अति और अल्प खतरनाक होता है, हमेशा लेवल में चीजें होती तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, आगे रिवर्स रेपो आप समझते हैं। रिवर्स रेपो जो होता है वो रेपो के इर्द गिर्द होता है, 0.25% का डिफरेंस होता है। मान लीजिए हम ही आपको लोन देते हैं और हम आपसे वापस लोन लेते हैं, तो आरबीआई जब लोन देती है तो वो हमेशा 0.25% ज्यादा होता है उसका रेट। मान लीजिए कि रेपो अगर आपका 5.75% है रेपो, तो रिवर्स रेपो जो होगा 5.5% होगा, हमेशा से 0.25% कम ही रहता है, ध्यान रखिएगा। 6 के इर्द गिर्द ही रहता है, 6 से अंदर ही रहता है, 6 से ज्यादा। अगर 6 है रेपो रेट तो 5.75% रिवर्स रेपो रेट रहेगा। तो ये आपके आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल करने का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देखिए मैंने कहा था ना कि कुछ क्वालिटेटिव एक्टिविटीज भी हैं जो आरबीआई फॉलो करती है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को ही फॉलो करती है। सबसे पहला जो इसमें क्वालिटेटिव में आता है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको लोन चाहिए, 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आपको 70 लाख तक का सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। बैंकों को बोला गया कि भैया देखिए, डायरेक्ट लोग सीधी उंगली से घी, क्वांटिटेटिव में सीधी उंगली से घी निकल रहा था, अब क्या है, उल्टी टेढ़ी उंगली से घी निकल रहा है। सीधी उंगली से अगर आप घी निकल गया, डायरेक्ट अगर लोगों को हिट करके समझाया गया कि देखो बैंक रेट बढ़ाए हैं, ये किए हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर, तो उसके थ्रू भी अगर नहीं समझ में आया तो 3 जो है वो क्वालिटेटिव हथकंडे भी अपनाई जाती है, जिसमें से ये दोनों नहीं पढ़ना है, सिलेबस से बाहर है ये दोनों। दूसरा जो है ये सब, ये और ये दोनों, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या है देखिए बताते हैं। सबसे पहला है इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको 70 लाख रुपए का लोन चाहिए मान लीजिए, तो आपको 100 लाख यानी कि 1 करोड़ का सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, यानी कि 30 लाख का मार्जिन है। 30 लाख यानी कि 30%। अब क्या है, इसको अगर बढ़ा दिया जाए कि 40% एक्स्ट्रा आपका सिक्योरिटी हम रखेंगे, कल को आप पैसा नहीं दिए तब सिक्योरिटियां बेच के आपका हम रखेंगे ना। आरबीआई ये दिमाग लगाती है, कह रही है कि बैंकों को कि देखो भाई, मार्जिन का ध्यान रखना। अगर तुम किसी को 10 रुपया दे रहे हो तो उससे 12 रुपया से 13 रुपया का सामान ले लो अपने पास, तब जाकर उसको 10 रुपया दो। सिक्योर्ड लोन के बारे में तो जानते होंगे ना आप लोग, सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी रख के या मोर्गेज रख के जो लोन दिया जाता है उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो आरबीआई कहते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का पूरा ख्याल रखना, मार्जिन रिक्वायरमेंट का ख्याल रख के। अब वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। अब हमारे पास 1 करोड़ का सिक्योरिटी रहेगा तब ना हम 70 लाख रुपया लोन ले लेंगे, समझ रहे हैं बात को। अब वो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट घट जाता है कि भाई देखो कोई 1 करोड़ दे रहा है ना तो उसको 90 लाख लोन दे दो, तो ये इस कंडीशन में डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगा, और डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि मंदी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, बात को बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा करना बुद्धिमानी नहीं है, ये आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके, रिव्यूअर्स करके, वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं आप। मेरे कहने का मतलब है मार्जिन रिक्वायरमेंट, हमको मार्केट से 50 रुपया चाहिए, तो मार्केट के जो लेंडर्स हैं उन्होंने कहा कि 70 रुपए का सामान ला के रखिए तब आपको 50 रुपया देंगे, यानी कि 20 रुपए का मार्जिन है। अब वही 50 रुपया लेने के लिए अगर हमको 80 रुपया रखना पड़ेगा तो हम पीछे भाग जाएंगे, तो नहीं चाहिए हमको। लेकिन अगली कंडीशन में अगले साल वही 50 रुपया हमको 60 रुपया का सामान रख के मिल जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोन ले लेंगे। तो वही चीज है कि घटाना बढ़ाना, मार्जिन रिक्वायरमेंट में घटाना बढ़ाना, ये भी आरबीआई का काम होता है, ये भी क्वालिटेटिव मेथड्स में आ जाता है। दूसरा है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। बैंकों को यह आदेश मिलता है कि आप एक पर्टिकुलर बिजनेस को इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर केस में या पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज को आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, ये में उसके गाइडलाइंस में आता है, उसके रेगुलेटरीज में आता है। ठीक है, तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, मतलब रैशनिंग मतलब रेशियो दिया गया है कि इस रेशियो में ही आप लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोन लोगों को अलाउ नहीं कर सकते हैं। फिक्स्ड कोटा कोटा समझते हैं ना, कोटा टैरिफ, अभी टैरिफ के ऊपर बहुत बात चल रही है, लेकिन टैरिफ पे भी एक वीडियो हम लेकर आएंगे आपके बीच, टैरिफ और कोटा पे। इकोनॉमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म है, ऐसे तो इंपॉर्टेंट बहुत सारे टर्म्स इकोनॉमिक्स में आता है, बिकॉज पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स से ही चल रही है, इकोनॉमी गोल तो सब गोल। ठीक है, इसलिए रैशनिंग मतलब कोटा फिक्सिंग, इसको समझिए ना, शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि कोटा
कोटा फिक्स कर देना कि पर्टिकुलर बिजनेस को इतना आपको लोन ऑफर करना, उससे ज्यादा नहीं करना है। लास्ट है मोरल सॉशन, इसमें कहता है सेंट्रल बैंक एक अपने अपने मेंबर बैंक को इंस्ट्रक्शंस देती है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करिए। आप जो आरबीआई यानी कि आरबीआई के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दिए गए उनको फॉलो करते हुए आप प्रायोरिटी देखिए कि कौन सा लोन आपको सैंक्शन पहले करना है और किस लोन को सैंक्शन करने की जरूरत आपको है। ये मोरल एक समझिए ना कि मानवीय नैतिक आधार पे लोन देने के लिए आरबीआई अलाउ करती है कि भैया आप क्रेडिट जब क्रिएट करें, जब आप लोगों को क्रेडिट दें तो उस कंडीशन में आप ये देखें कि आपका जो बैंक है, आपके बैंक के पास कितना फंड है, आपके पास कितना फंड पड़ा हुआ और किस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है लोन की, और प्रायोरिटीज देख करके आपको लोन ऑफर करना है। ठीक है, ये आपका 2 तरीका था क्रेडिट क्रिएशन करने का। बहुत ही मिजरेबल और बहुत ही टेक्निकल चीज है। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल अगर आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा समझने का और आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहेगा तो मैंने जो साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है आप समझ गए होंगे। थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई होगी तो उसको भी अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने जानने वालों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। खास करके 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको आने वाले एग्जाम्स में ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे सवालात आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल करने के 2 विधियां जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये उनको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देंगे, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा बेल आइकन, घंटी का निशान, उसको जरूर हिट कर देंगे ताकि मेरी जब भी वीडियो आपके सामने, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा या चैनल पे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।